अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ करवा दें। पाकिस्तान की प्रीमियर खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद साहब ने जब NDU के अंदर 15 रोज़ा जो मीडिया वर्कशॉप होती है उसके एक सेशन से एक दिन खिताब करते हुए जब ये कहा कि नेशनल डायलॉग की, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, तो उससे अगले हफ्ते ही जब शहबाज शरीफ साहब नैब की अदालत में पेशी भुगतने आए तो उन्होंने भी यही बात कही कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। अब इसको जोड़ा जा रहा है जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब जो मुशर्रफ दौर में वज़ीर इत्तलात रहे हैं उनसे, और मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो कल मिले हैं शहबाज शरीफ से जाके और मुलाकात हुई है, दोनों की घंटों पे मुहित थी। अब दोनों कम गो लोग हैं, वो आपको जब भी आप इनसे मिलें तो वो कहते हैं कि तुसी दसो हाँ भला, तो वो कहते हैं तुसी दसो। ये तुसी दसो के अंदर ये इतने घंटे नहीं गुजार सकते। इसका मतलब है कि जो गुफ्तगू का एजेंडा था वो काफ़ी डिटेल्ड था, क्या था और मुमकिन तौर पे क्या बात हुई है और मोहम्मद अली दुरानी साहब के राय के हवाले से क्या बात हो रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये हमारा आज का पहला मौजू होगा। और दूसरा मौजू है हमारा वही हुआ जिसका डर था। इंटरनेशनली जो कानकुनी के लिए मारूफ कंपनी है, चिल्ली की एंड ऑफ खास्टा है, और जो है ऑस्ट्रेलिया की वो बैरिक गोल्ड है। ये दोनों कंपनियां जो थीं इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था और इस जॉइंट वेंचर के नतीजे में जो कंपनी वजूद में आई थी उसका नाम था टीदियान कॉपर कंपनी। टीदियान कॉपर कंपनी ने रिकोडिक का ठेका उठाया था और रिकोडिक के अंदर से जो है वो सोना और तांबा निकलना है। अब जब वकला तहरीक के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग होके आए जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, तो उन्होंने खुफिया इशारे पर या अपने दिमाग का खन्नास था, ये जो सॉवरन एग्रीमेंट था, सॉवरन ट्रीटी था, उसको उठा के बाहर फेंक दिया और टीदियान कॉपर कंपनी हमारे खिलाफ आलमी सालसी की अदालत में चली गई। आलमी सालसी की अदालत के अंदर जब मामला फाइनल स्टेज पे पहुंचे तो पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी हुई थी और तब्दीली के तख्लीककारों ने कहा कि जो वकला हैं ये चूंकि करप्ट नवाज शरीफ और जरदारी अपॉइंट करके गए थे तो उन्होंने ऐन उस वक्त जंग में घोड़े बदल दिए, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का अवार्ड जारी हो गया। अब उस वक्त ये अवार्ड जारी हुआ जब हम 6 अरब डॉलर के कर्जे के लिए IMF के दर पे जाके माथा रगड़ रहे थे। 6 अरब 20 करोड़ डॉलर के अवार्ड के साथ ये कहा गया कि आप अभी भी आपस में अगर बैठ के तय कर लें तो बात अभी भी डुल्ले बेरों का कुछ नहीं गवाचा। तो लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी था कि हम उस कंपनी के साथ बैठते, हमने उस कंपनी के साथ नहीं बैठे और हम अपील में चले गए। अपील भी इसकी तभी काबिल कबूल थी जब हम इस अवार्ड के 25% यानी 1 अरब 65 करोड़ डॉलर के बराबर बैंक गारंटी अदालत में जमा करवाते। अदालत या वो सालसी कमीशन जो था, हमने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने कहा कि जी वो लेके आए आप गारंटी। हमने कहा जी हम ले आते हैं। उन्होंने कहा 6 माह के लिए मामला स्टे हो गया, अब आप आपस में नेगोशिएशन भी कर सकते हैं और नए आर्गूमेंट के साथ हमारे पास भी आ सकते हैं। लेकिन वो जो 1 अरब 55 करोड़ डॉलर की जो बैंक गारंटी थी, जो कि एक फॉर्मेलिटी थी, हुकूमत पाकिस्तान एक सॉवरन इंस्टीट्यूशन है और हुकूमत पाकिस्तान और उसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सॉवरन बैंक गारंटी एक नोटिफिकेशन की, एक लेटर की मार थी, लेकिन वो लेटर और नोटिफिकेशन नहीं लिखा गया। ये लेटर और नोटिफिकेशन लिखना ये जिम्मेदारी थी फाइनेंस मिनिस्टर की, और पाकिस्तान में इस हुकूमत के आने के बाद पहले दिन से कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ एडवाइजर के ऊपर काम चलाया जा रहा है। और अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर ना हो तो फिर वज़ीर आज़म खुद फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंस की ज़रूरियात वो खुद देखता है। अब ये है सूरत हाल, और जिसके नतीजे के अंदर जो टीदियान कॉपर कंपनी है उसने पाकिस्तान के सॉवरन एसेट्स को हिट किया है और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, वो वहीं पे जहां पे
नियाजी सर्विसेज लिमिटेड भी रजिस्टर्ड है टैक्स बचाने के लिए। जी, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब की, वहां पे हमने रजिस्टर करवाई थी PIA लिमिटेड, यानी कि PIA का वो हिस्सा जिसके तहत होटल आते हैं, यानी फ्रांस में और अमेरिका में, रूजवेल्ट और फ्रांस का वो एक होटल है, मैं उसका नाम भूल जाता हूं। इन दोनों की मालियत वहां पे किताबों के अंदर 1 अरब 2 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ डॉलर, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर यानी $1.25 अरब जो है वो शो हुई है। हालांकि अगर मैं आपको ये बात याद दिलाता चलूं कि मैनहट्टन के अंदर जहां रूजवेल्ट वाक़या है, इसके हमसाये में पिछले दिनों कोरोना के बायस हालात खराब हो जाने के बाद एक होटल जो बिका है, अगर उसकी रेट से इसको कंपैरिजन किया जाए तो 1 अरब 42 करोड़ डॉलर का तो सिर्फ रूजवेल्ट बनता है। तो कागजात के अंदर हमने दोनों होटलों को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का शो किया हुआ है, और इसके ऊपर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के हाई कोर्ट ने बाकायदा कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है हुकूमत पाकिस्तान को सुने बगैर। अब हुकूमत पाकिस्तान को सुने बगैर आर्डर क्यों हुआ है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि नैब ने जो अर्थ बर्त शर्त वाहियात किस्म के खतूत लिखे थे, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की इंतजामिया पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से बहुत ज्यादा नाराज है, तो उन्होंने इस नाराजगी का इजहार भी किया है। ये है जी अब तक की सूरत हाल। जिम्मेदारी किसकी थी ये गारंटी देना, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप खुद देखिए इस वक्त फाइनेंस का पोर्टफोलियो किसके पास है। ये हमारे आज के दो मौजूआत, और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा और अभी तो काट नहीं हुई, और आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा। डॉक्टर साहिबा जो हैं वो एकेडमिशियन है, GC यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर पढ़ाती हैं पॉलिटिकल साइंस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और उनके साथ हमदम दरीना जनाब अरसलान रफीक भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और दिन मीडिया ग्रुप लाहौर के ब्यूरो चीफ। और फोन लाइन पे आज हमें यान किया है सैयद साबर शाह साहब ने। शाह साहब जो हैं वो पाकिस्तान के मदूद चंद माशी और सियासी सहाफ़ियों में शामिल हैं। आप इनका तजिया रोज़नामा जंग में पढ़ते रहते हैं, इन्वेस्टिगेटर एडिटर हैं जंग लाहौर के। शाह साहब से शुरू कर लेते हैं। शाह साहब, ये जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त बहुत अहम है, मुलाकातें हो रही हैं, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, क्या खबरें हैं आपके पास इस हवाले से? सब आपने तो बहुत सारे टॉपिक कर दिए। जहाँ तक तो मुलाकात है मोहम्मद अली दुरानी ने जो की है शहबाज शरीफ से पीर पगाड़ा के कहने पे, एक तो ध्यान में रखें कि मोहम्मद अली दुरानी के पास भी कोई 1-2 साल से या 4 साल से नौकरी कोई नहीं, तो वो इसी तरह खबरों में रहना चाहते हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि GDA सिर्फ इमरान खान से खाइफ नहीं है, ये भी इमरान के हवारी हैं। आपने कल परसों वो मेरा ख्याल है उसके खालिद मकबूल सिद्दीकी की बातें भी सुनी, यदि हम इनके साथ क्यों हैं, तो ये आप बताएं क्यों है आप इनके साथ, आपको जिसने इनके साथ मिलाया था वो जब तक हुकूमत रहेगी आप वहीं रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, नंबर 1। तो ये सिर्फ फीलर्स है विच डू नॉट कैरी एनी वेट एट ऑल एज फार एज इमरान खान कोalition पार्टनर्स आर कंसर्न। दूसरा ये है कि जो बहुत आपने इम्पोर्टेंट एक इशू छेड़ा है रोजवेल्ट होटल का, वो हम सेकंड सेगमेंट में आएंगे। भट्टी साहब उस पे सॉरी शादी, उस पे सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे, पहले सिर्फ इस पॉलिटिकल सीन के ऊपर बात कर लीजिए। देखिए, पॉलिटिकल सीन दो साइड है। PDM इज टुथलेस इन माय ओपिनियन। PDM की पोजीशन आपके सामने है, इनके अपने लाए अमल का भी नहीं पता, और आसिफ जरदारी आपको हर चौथे दिन एक मुख्तलिफ बयानिए के साथ नजर आएंगे। आपको मरियम नवाज हो सकता है कुछ अर्से के बाद अपने बयान जाती नजर आए। तो एज पर जलसा जुलूस और ये रैलीज एक्सेट्रा आर कंसर्न, इट डू नॉट कैरी एनी वेट। आपको पता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी धरना हुआ, कितना बड़ा धरना हुआ, कितनी दफा उसका जिक्र करें, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस दफा भी कुछ नहीं होगा। जब तक इमरान खान के कुछ ताकतवर दोस्त उनसे खुश हैं तब तक कुछ नहीं होगा। इमरान इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू ऑफेंड देम। तो आवाम उनके खिलाफ हो चुकी होगी, महंगाई बड़ी हो गई होगी, ये सारी बातें मेरी समझ में आती हैं। बहुत सारे स्टेप्स गलत लिए गए हैं, अजीबो गरीब तकारीर करते हैं। मतलब ये कि मैं हैरान हूँ कि इतना पढ़ा लिखा आदमी तो मुल्क का वजीर आजम हो, इस तरह की तकरीरें करे कि मुझे हुकूमत की समझ ही नहीं आई।
3-4 महीने, तो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी ऐसी बातें नहीं करता. So he is basically giving full toss balls to the opposition कि आप आए मुझे छक्का मारे. I do not see PDM doing any harm to the government. I repeat, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखना ये है कि कोरोना कितना अर्से चलता है, इसकी डेवस्टेशन कितनी खौफनाक होती है, इसके क्या नताइज होते हैं, इकोनॉमी कितनी बुरी तरह बर्बाद होती है. ये सारी चीजें जो हैं, ये चीजें डिटरमिन करेंगी हुकूमत का फ्यूचर. हुकूमत की ऑपोजिशन ना होने के बराबर है. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ जब भी पावर में आए हैं बड़ी जबरदस्त ताकत से आते थे और ऑपोजिशन उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी. लेकिन फिर 2-2.5 साल के बाद हुकूमत चली जाती थी. फिर भुट्टो बड़ी स्ट्रांग नजर आती थी बजाय, फिर हुकूमत चली जाती थी. तो इमरान भी बजाय स्ट्रांग है. ऑपोजिशन जो है ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल टुकलेस है. उसके अंदर जान नहीं है, इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है. सो आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट. मोहम्मद दुरानी का फोटो सेशन, कार में बैठे हुए हाथ हिला देना, ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल बेमानी है. टेलीविजन एंकर माजरत के साथ हमारे दोस्त, उनके पास आजकल काम कोई नहीं है, सारों के पास खबर है कोई नहीं. तो वो बेसिकली ये छोटी छोटी चीजों को भी बहुत उभार कर बड़ा एग्जैगरेट करके पेश कर रहे हैं. तो मेरा नहीं ख्याल मोहम्मद अली दुरानी की कोई न्यूज़ वैल्यू है या जीडीए कुछ कर पाएगी इन हालात में. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. शरी, हम दोबारा आते हैं आपकी तरफ. आप जो है वो हमारे साथ रहिएगा. अपना एमकेएम जो है डॉक्टर साहबा, वो पाकिस्तान की जमहूरियत की मुर्गे बादनुमा है. मुर्गे बादनुमा यानी कि वो जो कुकड़ नहीं लगाता जो हवा का सिमत बताता है तो जिधर को हवा होती है वो उसका रुख पहले बता देते हैं. ठीक है. और जब एमकेएम हुकूमत, जिस हुकूमत में वो शामिल हो, उसके खिलाफ बातें शुरू कर दे तो इसका मतलब होता है इट मीन्स अलॉट कि उस हुकूमत के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको जिधर से इशारा होता है उन्होंने हुकूमत की रुखसती करनी होती है. दूसरा ये है कि अगर आपने मर्दान का जलसा देखा हो, उसके अंदर मरियम का लहजा अगर आपने सुना है, और मौलाना फजलुर रहमान का लहजा पहले जलसों से बहुत सख्त था. और उन्होंने इमरान खान के ऊपर तो वो अटैक करते ही करते थे, उन्होंने इमरान खान को लाने वाली कुव्वतों के बारे में भी बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेजेस दिए हैं. अब ज़ाहिर है कि कल अगर आपने जो JUI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की ब्रीफिंग सुनी हो, जिसका बाइकआउट किया मीडिया ने, लेकिन सोशल मीडिया पे वो नशर भी हुई और अभी मौजूद भी है, उसमें तो बराह रास्त पिंडी के अंदर जो है वो एहतजाज करने और किस बात के ऊपर धमकी दी गई है बाकायदा कि अगर अब मौलाना के खिलाफ प्रोपेगेंडा ख़त्म ना हुआ, नोटिस तो बड़े दूर की बात है नैब का, अगर अब प्रोपेगेंडा और बकवासियात मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ बंद ना की गई तो फिर हम ये करेंगे, हम पिंडी में आके धरना देंगे और एहतजाज करेंगे अपना. आई मीन ये अपोजिशन का लहजा एकदम सख्त हो जाना, एमकेएम का जो है वो कुट कुट कुटाक शुरू कर देना, ये क्या चीज इंडिकेट करती है? रईस साहब, ये जो कल मोहम्मद अली दुरानी साहब शहबाज शरीफ से मिलने गए हैं, ये भी यकीनन एक मानिखेज मुलाकात है. मोहम्मद अली दुरानी साहब के दोस्त अहबाब के सिलसिले में हम सब जानते हैं उनकी दोस्तियां कहाँ हैं, उनके अहबाब कहाँ पे हैं, उनकी कनेक्टिविटी कहाँ पे होती है. तो ज़ाहिर इस हवाले से एक PDM का जो एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक था, ये इस अवामी वेव के नजरिए से वो तो वाज़े प्रेशर एक नज़र आ रहा है. दूसरी बात यह है, MQM के ऊपर मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं खान साहब की हुकूमत की तरफ थोड़ा सा रुख करूंगी कि एक बात होती है कि कहीं पे हुकूमत खड़ी हो, कहीं पे हुकूमत कुछ बात कर रही हो. पिछले 2.5 सालों से तो सिर्फ हमने 2 बातें सुनी हैं और वो 2 बातें रोजाना की 5 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी नजर आती हैं. और जो ही वजीर आजम किसी भी माइक के सामने आते हैं तो वो भी यही बात करते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा और पिछलों को छोड़ूंगा नहीं. तो ये बताने के लिए 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन इस दौरान में जो मुल्क का सिचुएशन हुई है, मुझे वो पिछले वजीर आजम बनने से पहले वाले इमरान खान साहब याद आते हैं. वो एक वजीर आजम ने साइकिल के ऊपर जाना था ऑफिस, फिर वो वजीर आजम साहब थे जिन्होंने जो कहते थे कि मैं ऐसा जबरदस्त कप्तान हूं कि मैंने 1992 का वर्ल्ड कप जो है वो तने तनहा जीत लिया, मुझे पता है टीम कौन सी लेके आनी है.
वो टीम जो लेके आए और परसों उस टीम के मुतालिक जो तकरीर की है वो तो जमीन बोस हो गए सारे के सारे वादे के हम तैयारी करके आना चाहिए था। फिर वो कहते थे 200 आदमी मैंने दुनिया से कर लिए हैं, सिलेक्ट कर लिए हैं और वो 200 आदमी पाकिस्तान की किस तरह से तकदीर बदलेंगे। फिर वो कभी वो कश्ती का हवाला देते थे, पता नहीं $200 अरब आप भूल गए। 200 अरब डॉलर पे भी आती है वो तो, 200 अरब डॉलर आएगी, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेगी और 100 अरब डॉलर जो है वो तो 24 घंटों में होना था ना, 100 अरब डॉलर जो है वो कौम के मुंह पे मार देगी। कौम के मुंह के ऊपर वो तो नहीं मारा, अलबत्ता कौम के मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे बम फोड़ दिए हैं कि कौम की मुंह का तो मुंह ही कहीं गायब हो गया। कहने का मतलब ये है कि साहब एक वो कश्ती भी किसी मुल्क की जो है वो डूबी थी तो उसके वजीर आजम ने भी रिजाइन करना था। कौन सा था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, पता नहीं कौन सा था, किसी कोरिया की, तो वो भी वजीर आजम साहब जो थे उनके वजीर आजम के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना में वजीर को करप्शन के ऊपर फांसी दे दी जाती है। अब नहीं जिक्र करते चाइना में जो जो सजाएं करप्शन पे मिलती हैं उसकी बाकायदा 5-5 मिनट के वीडियो क्लिप वायरल किए जाते थे। हाँ जी। और ये सारी मुहिम जो ही हमें 2013 से 18 के दरमियान नजर आई। अभी शाह साहब मेरे से पहले जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि 2014 का बड़ा जबरदस्त धरना था। मुझे तो उस जबरदस्त धरने में बस जबरदस्ती ही नजर आती है कि वो धरना क्या था, वो कुछ भी नहीं था। वहां तो कोई चीज, मतलब आप फोर्सफुली उसको धरना कह लें तो कह लें, वरना तो वही है ना जो 2 से 3 हजार लोग इमरान खान के साथ गए थे। दूसरे साहब तो चले गए ना, दूसरे साहब तो वो एक प्लांटेड चीज आते हैं, वो जब उनका टाइम फ्रेम पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं। अब तो 2.5 सालों से लैंड नहीं किया उन्होंने। वो जो एक टोपी वाले मौलवी साहब जो हैं वो जो मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग रेंटली कहा जाता है ना कि उनको किराए पे आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, वो अब तो नहीं आते। अब तो उन्होंने पाकिस्तान के हालात पे कोई गौर फिक्र नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि खान साहब का धरना कौन सा था, वो सिर्फ 124 दिन शाम के वक्त इस्लामाबाद के हॉस्टल्स के लड़के लड़कियां इकट्ठे होते थे कॉन्सर्ट सुनने के लिए, इसके अलावा वो कुछ नहीं था। वहां पे बाकायदा वो लड़के लड़कियां यंग बादशाह सेट करके आ जाते थे, गानों पे झूमते थे और चले जाते थे। और उसका क्या इम्पैक्ट, ऐसी चीज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। कहते थे ये 1 लाख मोटरसाइकिल इस्लामाबाद जानी है, तो जो रावी का ब्रिज क्रॉस किया था वो 297 मोटरसाइकिलों ने क्रॉस किया था और वो भी सिर्फ गए थे गुजरांवाला तक। तो आप किस धरने की बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ हवाई धरना था, उसकी सिर्फ शांशां थी जो कि मीडिया के जरिए से दिखाई जा रही थी और उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं था। दूसरी बात यह है कि 2.5 सालों में परफॉर्मेंस क्या दी है। अगर आपकी कोई फॉलोइंग थी कौम के अंदर तो वो फॉलोइंग जो है वो 8 रुपए का अंडा खरीदने वाली फॉलोइंग जो है ना, इस वक्त 25 रुपए का अंडा, मेरा ख्याल है 250 दर्जन से ऊपर चली गई है कीमत इस वक्त लाहौर के अंदर, 300 से क्रॉस करके 300 तक। उस मैंने भी अपनी जिंदगी में सर्दियों में मैक्सिमम जो रेट होता था अंडे का वो 102, 4, 5 रुपए तक जाते थे अंडे, जब बड़ी सर्दी में मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाती थी। भाई 150 तक नहीं कभी गए। और अब सिचुएशन देखें। इसके साथ साथ रजी साहब बात यह है कि आपने मईशत को, प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि मुर्गियां रख लें। वो फरदौस आशिक अमान साहबा ने परसों कहा कि वो जी शहबाज शरीफ के हमजा शहबाज जो हैं वो जेल में बैठ के तो अंडों का रेट कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब आपने ऐसे मजाहिका खेज लोग कौम के सामने रखे हुए हैं कि सिवाय हेट स्पीच करने के, सिवाय ऐसे ड्रामे करने के, बंदा पूछे हमजा शहबाज अंडों के ऊपर बैठा हुआ है, वहां जेल में बैठा हुआ है कि अंडों पे बैठा हुआ है कि वो अंडों का रेट कंट्रोल कर रहा है। मतलब दिस इज रिडिकुलस। और आपने कहते हैं कि हमने मईशत जो है उसको बेहतर कर दिया। मईशत रजी साहब मुझे बताइएगा, GDP माइनस 40, हमारे फॉरेन रिजर्व तकरीबन लोएस्ट, हमारे 24 अरब तक टच किए। मैं आपको याद होगा 2016 में 24 अरब डॉलर थे। हमारी इन्फ्लेशन पिछले 50 साल की रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन इस वक्त है और कितनी तेजी से ऊपर गई है। सरकार की हमारे अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट हुई है, फीकस आमदनी को देखें आप, ओवरऑल सिचुएशन माशरे के अंदर देखें। ये 4 से 14% इन्फ्लेशन का तो रेशियो गवर्नमेंट जारी करती है ना, प्रैक्टिकली तो वही है ना कि 100 रुपए दर्जन वाले अंडे जो है वो 300 रुपए पे हैं। मुर्गी का गोश्त तो 150 रुपए किलो बिकता था, वो इस वक्त 400 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरीके से आप बाकी कमोडिटीज की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं। तो इस पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर से खान साहब के मुंह से परसों जो तकरीर निकली है वो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही एक शॉकिंग भी थी कि खान साहब मान गए हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी। तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये जो चीजें चल रही हैं, नहीं, खान साहब ने उनको कहा है कि तैयारी पूरी करवानी थी जो उन्हें लेके आए। खान साहब ने बारह जो भी कहा है, खान साहब ने यकीनी तौर पे ऑपोजिशन के हवाले से बहुत ही बड़ी खिदमात सर अंजाम दे दी हैं वो तकरीर करके, क्योंकि ऑपोजिशन अब इस बात को छोड़ेगी नहीं कि आप
पिछले 5 साल आपको हुकूमत थी आपकी वहां पे केपी में, वहां की आपकी परफॉर्मेंस क्या आपको पता नहीं था कि किस तरह मईशत चलती है? और अगर आपको पता नहीं था, ठीक है, अगर आपको पता नहीं था तो पिछले 5 साल आप किस बुनियाद पे कहते रहे कि मेरे पास दुनिया के 200 माहिरीन की टीम है और मैं कप्तान हूं और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा? वो जो आपने किया है उसको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, वो सबके सामने है जी, कितनी की बड़ी टीम थी उनके पास। शाह जी, अपना सॉरी भट्टी साहब, मामला फिर वापस लेके आते हैं वहां पे। देखिए, इस वक्त मोहम्मद अली दुरानी जो हैं, अगर उनका वो वाला तारुफ जो शाह साहब ने करवाया है वो हटा दिया जाए तो ही इज नोबॉडी, ठीक है। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं, ज़ाहिर अगर गए हैं तो किसी के कहने पे गए होंगे ना, अपना इनिशिएटिव तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि कोई जो है वो फिर इस कोशिश में है कि डायलॉग हो जाए। तो डायलॉग की बातें भी की जा रही हैं और डायलॉग की शुरू करने की भी बात हो रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो फाइनल अथॉरिटी नहीं है नून लीग के अंदर। वो तो नवाज शरीफ साहब हैं, वो अगर ये कोई कमिटमेंट कर भी लेते हैं तो वो इसको वीटो कर देंगे। साहब देखिए, मैं नून लीग को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने करीब से देखा है या दूर से देखा है, या जितना मेरी एक्सपीरियंस है ज़ाती, उसमें मैं आपको एक बात बता दूं जी कि आने वाले वक्त में मियाँ शहबाज शरीफ रेलेवेंट हो जाएंगे। अच्छा। और जो कुछ होना है मुल्क की सियासत में वो मियाँ शहबाज शरीफ के गिर्द ही घूमना है। उसमें मरियम नवाज को एक हद तक आगे लाया जा सकता है, लेकिन उनको उस तरह नहीं आगे आने दिया जाएगा जिस तरह वो चाह रही हैं। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ का है कि उनको भी थोड़ा सा पीछे रखा जाएगा। वो फ्रंट लाइन या फ्रंट रनर या फ्रंट फुट पे नहीं खेल पाएंगे दोनों। अच्छा, हाँ जी, ये आप खबर दे रहे हैं जी। मैंने खबर दे समझ लें, इसको इंफॉर्मेशन समझ लें, जो आप समझ लें, ठीक है। मामला ये रही साहब के मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात होना, देखें मोहम्मद अली दुरानी साहब ऑल ऑफ अ सडन 2.5 साल से, तो पहले आज से अगर आप एग्जैक्ट 2.5 साल पीछे चले जाएं, उन्होंने एक शोशा छोड़ा था सूबा भावलपुर का। वो तो उसके चैंपियन है कि जी हमें भावलपुर फिर भाग भी तो गए थे, फिर वो खत्म हो गया। बात ये रही साहब, मतलूबा नताइज मिल गए तो खत्म हो गया। देखें अब वो जो भी आप देखें कि कुछ हमारे मुल्क में सियासत का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क की सियासत में कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो सामने नहीं होते, वो पीछे पसे पर्दा होते हैं। उन्होंने प्लान ए से लेकर जेड तक, जी तक आप समझ लें, 26-27 प्लान उनके जेहन में होते हैं, जो मौके की मुनासबत से वो शामिल कर देते हैं या वो फेंक देते हैं या फीलर फेंक देते हैं कि लो जी इसको देखते हैं क्या कहते हैं। अब मौजूदा दौर में जो आपने नेशनल डायलॉग की बात की, देखें ऑल ऑफ अ सडन मोहम्मद अली दुरानी साहब को तो याद नहीं आया, रात को ख्वाब आया जी कि सुबह मियाँ शहबाज शरीफ से मिलना, जाके तावीज़ लेना है, उनके पास कोई तावीज़ है बड़ा करामत किस्म का, वो ले लें। ऐसे नहीं है, ऐसे होता भी नहीं है सियासत में। रही साहब देखें, बिल्डअप एक चीज जब आप फाइल बनाते हैं, सबसे पहले अब आपकी FIR कटती है, फिर शहादतें शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद गवाहियां होती हैं, फिर बयानात कलमबंद करती है पुलिस, फिर वो मिसल बना के पूरी फाइल 8, 10, 20, 30, 50 सफ़ों की वो अदालत को देते हैं कि लो जी चालान मुकम्मल हो गया है। तो अब हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो चालान है ना जी, वो बनना शुरू हो रहा है, उसकी फाइल उनकी बन रही है। वो मुख्तलिफ पार्टियां, मुझे बताइए, आपने MQM की बात की, MQM के तो अपने मफादात होते हैं। आप देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री, जब से वो आई है, MQM बनी है या वजूद में लाई गई है, हमेशा हुकूमत में रही है। इन आइदर केस सिर्फ नवाज शरीफ के 5 साल दौर में पहली दफा उन्हें हुकूमत नहीं मिली। जी नहीं, उसमें यह था कि नवाज शरीफ ने मानने से इनकार कर दी थी, उनकी कुछ ऐसी डिमांड्स थी, उन्होंने कहा जी मैं नहीं मान सकता। वो डिमांड देखिए, डिमांड क्या होती है, वो जो कराची की जो गलत मर्दमशुमारी थी उसके ऊपर तो बैठ के अंगूठा लगा है जी। शर्म अब देखिए ना, अब आप ये देखिए कि अब किसके हाथ पे लहू तलाश करना है आपने। कराची वाले में हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मोहतरम है, उनके साथ आज भी आपके साथ वो यही कह रहे थे जी कि हमारे साथ हाथ कर गए हैं ये लोग। एक तरफ कहते हैं जी कि हमने कुछ नहीं मानना, हम बिल्कुल अलग हो रहे हैं। वो कहते हैं जी कि आप ये देखें कि वहां पे करने के बजाय, सड़कों पर आने के बजाय कि जी हम सड़कों पर आ जाएंगे, हमने आज वो कहा है उनके जो है उनके वो जो भाई जहाँ पे आवाज उठानी, वो कहते हैं जी असेंबलियों से बाहर आए ना, वफाकी कबीना नहीं वफाकी कबीना में बैठ के वहां पे आवाज उठानी, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे अंगूठा लगा गया, देखिए वहां पे जाके अंगूठा लगा देते हैं और बाहर आके शोर मचाते हैं। तो मुर्जा वहाब इस बात में बिल्कुल ठीक है। सिंध गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम इनको इनका चेहरे से नकाब उतार रहे हैं, हम उतार के दिखाएंगे आपको। अच्छी बात है। बात ये रही साहब कि हमारी सियासत अगर आप कहें ना कि शिफाफ हो जाए, हो सकती है या हो जानी चाहिए, ये इसलिए मुमकिन नहीं है रही साहब कि हम लोग खुद नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। जब तक हम खुद अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, हमारा हमसाया या हमारा दोस्त वो साफ या शिफाफ नहीं हो सकता, दुरुस्त भी नहीं हो सकता। इनकी जो मुलाकात हुई है जिसमें नेशनल डायलॉग की बात हुई है, ये कोई नई नहीं है रही साहब, बहुत पुरानी बात है।
शहबाज शरीफ बार बार कह चुके हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को ये ख्वाब में आ गया सारा कुछ, या फरिश्ता आके कह गया? नहीं, उनके भी कहीं ना कहीं राब्ते होते हैं। ठीक है, कोई दोस्त ऐसे कॉमन होते हैं जो राब्तों में होते हैं, दोनों जानिब खेलते हैं। वो बताते हैं कि भाई आजकल ये चल रहा है काम, आप भी इस पे जरा बात कर दें। उन्होंने पहले भी बात की जब वो अपनी वालदा के इंतकाल के ऊपर पैरोल पे आए, उन्होंने तब भी ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमें एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है ताकि हमारे मसले हल हो सकें। तो ये बात रही साहब, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि कुकड़ है वहां का रुख बताता है, वो कुकड़ जो है ना जी वो सब तरफ घूमता है ना। बिल्कुल ठीक। तो ये याद रखेंगे, कुकड़ ने जब घूमना है तो उसमें पीटीआई भी आनी है, नून लीग भी आनी है, पीपल्स पार्टी भी आनी है, मोहम्मद अली दुरानी साहब भी आने हैं, एमक्यूएम भी आनी है। वो कुकड़ ने घूमा है, उसने जो अजान दी है वो सबने सुनी है। बिल्कुल, कुकड़ ने अजान सुन ली है। ये अलग बात है कि कुकड़ अजान देता देता खुद पीछे को गिर गया है। ब्रेक पे जा रहे हैं जी। देखिए, सबसे पहले मौजूदा हुकूमत के आने के बाद मामू का बेटा कामरान आया था और आके उसने बताया था कि वो वहां पे फड़िया गया था। ये नहीं बताया उसने क्यों फड़िया गया था, लेकिन मामू का बेटा कामरान आया। फिर अदाकार शाहिद का बेटा कामरान था, उसने इतराफ़ किया कि जनाब हम जो है वो जुल्म करते रहे हैं और आपके साथ, नाजरीन के साथ, और दो बंदे नहीं होते थे और हम दिखा रहे होते थे जैसे लाखों का मजमा है। और अभी एक और इतराफ़ आना है आइंदा चंद दिनों में, और वो होगा एक और कामरान का। समझ तो आप गए होंगे। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। मौजू बड़ा अहम है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो 1 अरब 55 करोड़ डॉलर का बैंक गारंटी जमा करानी थी और जिसके नतीजे के अंदर जो टीडियन कॉपर कंपनी का जो ऑर्डर थी या डिक्री जो थी या जो अवार्ड था वो स्टे होना था, वो हुकूमत बर वक्त नहीं करा सकी पाकिस्तान की वजारत ख़जाना। और इस वक्त वज़ीर ख़जाना जनाब इमरान खान हैं, उसका पोर्टफोलियो उनके पास है। मशीर से वो काम चला रहे हैं जो कि हफीज़ शेख साहब हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो होगी इसकी वो इमरान खान साहब की अपनी ज़ात पे आएगी। दे दी गई है? नहीं, वजारत दी नहीं जा सकती। नहीं, हाँ दे नहीं जा सकती, लेकिन उनको कहा यह गया था कि आप टोटल मामला वजारत खजाना के संभाल देखेंगे वही। हाँ जी, ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो कुछ भी है, जिसका भी कसूर है, ये मामलात के अंदर ताखीर जो है ये जानबूझ के की जा रही है या इस तरह के मामलात मिस हैंडल जानबूझ के किए जा रहे हैं या हमारी कैपेसिटी ही इतनी है। शाह साहब की तरफ चलते हैं। शाह साहब, हम इस केस को मुसलसल ही जो है वो इररिस्पॉन्सिबली खेलते आ रहे हैं। एक जो था अवार्ड की अनाउंसमेंट से एंड पहले वकील बदल दिया हमने, और अब जो है जब स्टे के लिए हमें उसके साथ वो जमा करवाना था परफॉर्मेंस गारंटी या गारंटी, वो हमने जमा नहीं करवाई। तो इसका मतलब है कुछ लोग ये भी सोचने में हक बजानब है, कंस्पायरेसी थ्योरी, कि ऐसा जानबूझ के किया जा रहा। जी, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। हालात वाकई। हेलो जी शाह जी। जी मैं, आप बिल्कुल ठीक है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ नेग्लिजेंस नहीं है, यहाँ मेलाफाइडी है, क्रिमिनल मेलाफाइडी। वजह यह है कि लोगों की, बहुत सारे लोगों की नजरें हैं रोजवेल्ट होटल के ऊपर। अगर आप न्यूयॉर्क गए हो और आपने मैनहट्टन के अंदर ये होटल देखा हो, तो इट इज अ ब्यूटीफुल होटल सिचुएटेड ऑन अ लुक्रेटिव पीस ऑफ लैंड। तो वाकई $1 अरब से ज्यादा का ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की, और हैरान हूं मैं कि ये प्रॉपर्टी बच किस तरह गई है। इसको तो बहुत पहले लोगों को बेच के खा जाना चाहिए था। और यहाँ भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है कि उनकी नजरें हैं उस होटल के ऊपर। मुमकिन है वो कुछ ऐसे वजीर या मशीर हो जिनकी जो नेशनैलिटी है वो ब्रिटिश हो या किसी और मुल्क की हो, और फिरते फराते हो। और पैसा, आपको पता है, जब आप पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना, जब आप फाइनेंसियर होते हैं, पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, अस्पतालों को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान के केस में तो पार्टी को भी सपोर्ट किया लोगों ने, हॉस्पिटल को भी सपोर्ट किया। तो भाई अगर उनको रिटर्न भी तो चाहिए ना। तो ये बात हमें क्यों समझ नहीं आती। यहाँ कैंपेन फाइनेंस लॉज जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, जब तक इनके चंदे की किताबें सारों की नहीं खोलेंगी। ये चंदे का कारोबार करते हैं रजी साहब, इक़्तिदार में आके प्रॉपर्टीज वगैरह का घपले करते हैं, पहले चंदे से बनते हैं ये। तो चंदे की किताबें खोलनी बड़ी जरूरी है मेरी जान। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा, जैसे मुझे मेलाफाइडी नजर आ रही है। यहाँ तक आप बात कर रहे हैं, उस अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक चल रही है, तो वो एक्स पार्टी डिसीजन नहीं दे सकती। इनको फौरन जाना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हेग में। वजह उसकी ये है
कि आपको सुने बगैर आपको किस तरह से सिलेक्ट डिसीजन लिया जा सकता है। अब जो मर्जी आपकी कंटेंशन हो, जो मर्जी कंटेंशन में आपकी हो, यू हैव टू बी हर्ड, यू हैव टू बी ब्रॉट इनटू द डॉग एंड हर्ड। लेकिन यहाँ मामला ये है कि बगैर वजह के वो लोग हमारे खिलाफ फैसला कर रहे हैं। हमारी रेपुटेशन वैसे ही बड़ी खराब, आपको पता है। इस तरह के कई घपले हुए हैं, कई अदालतों में हमारे खिलाफ फैसले लिए, सारा कुछ हुआ। ये परस्यू ही नहीं करते, किसी के बाप का माल नहीं है ना सर, ये लूट का माल है, इनको लूट का माल हाथ में लगा हुआ। तो अगर अपने बाप का माल होता तो इस तरह कभी ना करते। और ये सिर्फ इसी एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये पिछले 20-25 साल से काम चल रहा है। लोग दिहाड़ियां बनाने के चक्कर में हैं। और मेरा ख्याल है रोजवेल्ट होटल वाला जो मामला है ना, ये बड़े आराम से कोई इसका पैसा हजम नहीं कर पाएगा। ये मामला जो है ये पाकिस्तान के एहतसाब की अदालतों में चलेगा, लोग इसमें पकड़े जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और इस मामले का कहीं ना कहीं नोटिस भी ले लिया गया है, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ये बड़ी मुश्किल से को हजम करेगा रोजवेल्ट होटल को, इसको भेज दें जी, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें। सो जहाँ तक बात है इकोटेक वगैरह का, जहाँ तक ये फिर एक टर्किश कंपनी थी उसके साथ भी हुआ, राजा परवेज अशरफ हो या यूसर रजा गिलानी हो, भाई यहाँ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कौन सा जस्टिस किया कॉज के साथ। ऐसे ऐसे अजीबोगरीब फैसले दिए गए जिससे मुल्क को नुकसान हो गया। हम निगोशिएशन की तरफ गए ही नहीं। वजह सिर्फ ये थी कि हमारे उनके हुक्मरानों के साथ ताल्लुकात थे, हमारे हुक्मरानों के। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, पैसों का क्या है, कल को पकड़े जाएंगे, इनके मुल्क में असाइलम क्लेम करते हैं, जो कुछ ये करते आ रहे हैं। और नवाज शरीफ का तो ये खासा रहा है। अदालतों ने भी कोई इसमें अच्छा रोल प्ले नहीं किया, मैं माफी चाहता हूँ। और अब मामला हाथ से निकल गए हैं। पता नहीं अल्लाह ताला किस तरह इस मुल्क को कायम रखा हुआ है। इतनी दौलत है कहाँ इस मुल्क में, ये जो फिगर्स हम देखते हैं लूट मार की, चोरी की, करप्शन की। आई वंडर सब पता नहीं कितना अमीर मुल्क है, इसको खाते जा रहे हैं दो हाथों से। और पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि करप्शन अपने पिनिकल पर पहुंच चुकी है, यहाँ से नीचे स्लाइड करेगी। मैं इसी उम्मीद पे जिंदा हूँ। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम रियलिस्टिक कि ये इंशाल्लाह ताला वो आने वाले 2-4 साल में पता नहीं अल्लाह ताला किसके हाथ से ये अकाउंटेबिलिटी वाला बड़ा ही आला काम करा दे। प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, शैम अकाउंटेबिलिटी की मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ चीफ जस्टिस को ऐसा आ जाए कि जो ये सोच ले कि मैं फैसले दूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, कम व्हाट मे, मेरा कोई स्टेक नहीं है, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे कोई बच्चे बाहर नहीं है। लेकिन यहाँ आपको पता है कि जुडिशरी के अंदर भी ब्लैक होल्स है बहुत सारे। तो लोगों की प्रॉपर्टीज बाहर निकल रही है, लोग नौकरियों पे कायम रहते हैं, आराम से रिटायर हो जाते हैं। कोई किसी बिजनेस टाइकून का 40-50 करोड़ खा जाता है, उसको भी कोई नहीं पकड़ने वाला। तो यहाँ तो जब तक जुडिशरी नंबर 1 ठीक नहीं होती, जब तक हमारे मीडिया के वेस्टेड इंटरेस्ट ठीक नहीं होते, जब तक आर्मी की मसले खत्म नहीं होती, तो ये तो होता रहेगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया। ये कोई एक केस नहीं है, 5-6 केस है रज़ा। ठीक हो गया। अभी किस दिन फिर आपसे पूछेंगे वो बाकी के 4-5 केस कौन से हैं। जी शुक्रिया शाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा देखिए, टैक्सेशन के जो कवानीन हैं उसके बायस ये जितने भी, जैसे PIA के जहाज़ हो गए, होते तो वो PIA की मलकियत हैं, लेकिन टैक्स बचाने के लिए, जिस तरह इमरान साहब ने अपने फ्लैट का टैक्स बचाने के लिए नियाजी सर्विसेज लिमिटेड ब्रिटिश विजन आइलैंड पे रजिस्टर करवाई थी ना, और वो धड़ल्ले से उनको उसके ऊपर मोहर भी लगा दिया था साकिब नसार साहब ने उसको। इसी तरह अदारे भी यही काम करते हैं। PIA के जहाज भी वहां पे इस एक कंपनी की मलकियत है जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में मौजूद है। उसके होटल एक दूसरी कंपनी की मलकियत है। अभी सिर्फ होटल के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया है और उनके हाई कोर्ट ने कहा जी शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। यानी हमसे पूछा भी नहीं है। यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट की अहमियत इतनी खराब है, या शाह साहब का खदशा दुरुस्त है कि यह बदनीति के तहत सारा किया जा रहा है ताकि 20 जनवरी को ट्रंप की रवानगी से पहले उसके दामाद कुशनर को सलामी पेश करके और दिहाड़ी लगाई जा सके। रजी साहब, पहले तो नंबर 1 बात तो यह है कि ये इतना आसान नहीं होगा। ये अब आज 25 तारीख है, तो आइंदा 25 दिनों के अंदर से ये सारा कुछ मलियामेट कर दिया जाए। दूसरी बात ये है, ये बदनवानी के हवाले से इसको नाहली या बदनवानी में से सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी वेरी रिसेंटली जो एक तो हमने देखा ना किस तरीके से ऑयल के ऊपर, जब पूरी दुनिया में
ऑयल की कीमतें कोई खरीद नहीं रहा था, माइनस में जा रहा था, तो पाकिस्तान ने पाबंदी लगा के क्या क्या कुछ गुल खिलाए हमने पाकिस्तान नहीं के। खरीदा, हमने एक अन्य का ऑयल नहीं खरीदा, खरीदा नहीं। और उसके ऊपर फिर किस तरीके से एक दिन में 25 रुपए कीमत शाम को बढ़ा दी गई, जबकि वो रूटीन की जो फर्स्ट डेट को होनी थी उससे भी 4 दिन पहले अरब हार रुपए कंपनियों की जेब में डाल दिए, कंपनियों की जेब में डाले, आवाम की जेबों से निकाल कर। रजी साहब, इसी तरह आटे के साथ हुआ, इसी तरह से चीनी के साथ हुआ, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। अभी वेरी रिसेंट जो हुआ है, वेरी रिसेंट जो है एलएनजी के मामले के ऊपर है। हाँ जी, एलएनजी के मामले के ऊपर मैं बताने ये लगी हूं कि आप वक्त पे वो आते हैं, सुना यही है अंदर की मीटिंग्स में, हम तो नहीं बैठते कि आते हैं, एक तकरीर शुरू हो जाती है और तकरीर के ऊपर गल मुक जाती है, ना कोई पॉलिसी बनती है ना साइन होते हैं, तो चलो जी चलो। अब इसको नाअहली करें या इंटेंशनल नाअहली कहें कि क्योंकि वो साथ ही बैठे हुए होते हैं, वही बिजनेस टाइकून्स जिन्होंने सिचुएशन से फायदा उठाना होता है। ये एलएनजी का फायदा उठाया। अभी ये जो मौजूदा सिचुएशन है, ये जो बात कर रहे हैं आप रेकॉर्डिंग के हवाले से, जो फैसला है उसके ऊपर अगर 1.5 बिलियन डॉलर की गारंटी देनी थी तो वो टाइम पे क्यों नहीं देगी? वो 6 महीने की डेट गुजरनी थी, वो गुजर गई। अब देखें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। साहब, रजी साहब, अब तो वजीर आजम कहते हैं कि लोग, उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो कहते हैं मैं क्या करूं। वो कहते हैं, लोग कहते हैं मशहूर हो रही है, वो कहते हैं मैं क्या करूं। तो ये इस किस्म के, ये जो पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस, ये इफ्तिखार चौधरी भी, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनको अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी लेकिन उनसे हजम नहीं हुई। उन्होंने वजीर आजमों को बुला बुला के जलील करना शुरू कर दिया। उन्होंने गवर्नमेंट की, भाई पीपल्स पार्टी ठीक है इतना एफिशिएंट ना थी काम करने में, लेकिन पीपल्स पार्टी को कोई काम करने भी नहीं दिया गया था 5 साल। उनके आगे जिस तरीके से बंद बांधे थे उसने इफ्तिखार चौधरी ने, वही बाद में रोल जो है वो साकिब निसार ने नून लीग के जमाने में प्ले किया है। साकिब निसार ने उनके एक एक वजीर को बुला के जलील किया, दूसरों को माफिया दे देता था, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता था। ऐसे ऐसे ड्रामे किए हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे किए हैं, बैकडेट पनिशमेंट्स दी उनको, उनके सेनेट के इलेक्शन हाईजैक कर लिए साउथ पंजाब के लोगों के हवाले से। बैठ के कहता था ये 7-8 एमपी है तो मैं फारग कर दूंगा ना। इस किस्म के एक बयान के ऊपर ही दुनिया की किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में, या वहां पे जहां पे जुडिशरी का सिस्टम कायम है, तरक्की याफ्ता नहीं, किसी नॉर्मल मुल्क में भी जहां पे एटलीस्ट जुडिशरी का सिस्टम कायम है, उसी वक्त ऐसे चीफ जस्टिस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी और उसको फारग किया जाना चाहिए था कि आप कैसे सियासतदानों के मुताल्लिक कह सकते हैं कि आप जो है वो मैं 4-5 एमपी को तो 1 मिनट में रिजाइन दिलवा लूंगा। चलिए, खैर इस मामले में हम ना ही जाएं, वो अदलिया वाला मामला जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव, लेकिन अब वो सीट पे नहीं है, बात करनी चाहिए। नहीं, अब जाहिर है कि वो अब अगर वो अखबार में आगे कॉलम लिखेंगे इरशाद हसन खान साहब, तो फिर उसका जवाब आएगा जी। आप वो अपनी मौत का इंतजार करें, अपनी बारी का, बजाय इसके कि वो इस तरह के गंद घोलना शुरू कर रहे हैं और मतलब कि इस कोई नौकरी की तलाश के अंदर इस उम्र में भी निकल आए। यार खुदा का खौफ करो, इतनी आला पेंशन मिल रही है तुमको, बुढ़ापा अच्छा गुजर रहा है, गुजार क्यों अपना बुढ़ापा खराब करता है। खैर भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, बहुत सारे लोग हैं शाह साहब जैसे जो कहते हैं कि ये नाअहली नहीं है, ये बदनीति है, कि आप वक्त पे जब अभी ये 16 दिसंबर का फैसला है सर जी, और हमारे इल्म में कैसे आया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस के दौरान इसका हवाला आ गया और वो फिर हुकाम ने बताया कि जी वहां पे तो ये गुल खिल गया है। यानी अदरवाइज हुकूमत तो आपको बताने, और 8 दिन हो गए हैं, आप मेरा मतलब है आज 25 है ना जी, तो 16 को फैसला आया तो 9 दिन हो गए ना। इन 9 दिनों के अंदर हुकूमत ने कोई एक्ट नहीं किया। वैसे बाय द वे इन 9 दिनों के अंदर तो हुकूमत को कुछ ना कुछ तो एक्ट कर लेना चाहिए। यानी कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड बेशक हड़प कर जाए, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड जो है वो उठा के टीरियन कापर कंपनी को दे दे, अपना कमीशन जेब में डाल दे। वो दोनों होटल जिसकी एक की मलकियत जो है वो 1 अरब 42 करोड़ डॉलर है, गए गुजरे हालात। रही साहब, इसमें देखें थोड़ी सी मामूली सी, मैं आपको एक आधे मिनट में बैकग्राउंड इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली मामला गया जी वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी ICSID पे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने, और ये मामला तो हमारे नोटिस में तो रही साहब आज आया ना, या आज से 10 दिन पहले हमने देखा। ये मामला पिछले जुलाई से चल रहा है, 2019 जुलाई से ये मामला चल रहा है जी, अप्रैल से बल्कि चल रहा है। जुलाई में इसके वो सारा कुछ हुआ, उन्होंने कहा कि जनाब माई बाप कुछ तो दे दें, पाकिस्तान से कहा, उनकी मिन्नतें करते रहे, इन्होंने नहीं दिया। फिर उन्होंने अगस्त में इनको दोबारा कहा, फिर सितंबर में, यानी महीने महीने की डेटें डालते रहे। फाइनली जब वो हमारे सर के ऊपर आके उन्होंने जो है ना वो बुलडोजर थोड़ा मार दिया कि भाईजान अब तो तलवार के ऊपर आपका सर बिल्कुल नोक के अंदर हमने घुसा दिया है, अब आप बताएं। तो फिर ये गए हैं ये वर्ल्ड बैंक के ICSID में कि जनाब हमारी कुछ थोड़ी सी हमारी मदद कर दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप 6 महीने हम आपको दे रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, लेकिन लेटर तो कम से कम हमें लिख के दें ना, कोई चीज,
कोई चीज तो दें कि आप हुकूमत पाकिस्तान जो है, हुकूमत वक्त जो है खासतौर पे, वो इस मामले को सीरियस ले रही है, या इसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या इसमें कोई आर्बिट्रेशन हो रही है, या आप उस पार्टी के साथ बैठने को तैयार हैं, या आप हरजाना नहीं देना चाहते तो किन ग्राउंड्स पर नहीं देना चाहते, या आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो किन बात पे किया, आपका बाकी सारे जितने इदारे आपके इन्वॉल्व थे उन्होंने क्या क्या रोल अदा किया। आज की डेट रही साहब, अब 25 दिसंबर है, मुबारक दिन है आज, तो वैसे भी हजरत ईसा का यौम विलादत है, हमारे कायद-ए-आज़म का यौम विलादत है। हम क्या बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये अजीब सी बात लग रही है कि हम उस हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसपे शाह साहब वैसे शरारती आदमी है बहुत, साबिर शाह साहब आपको पता ही है, उनका हमारे कुलीग भी रहे हैं, तो उन्होंने, लेकिन बात वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपके और मेरे दरमियान बैठा करते थे जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल हमारे सेंटर में बैठ के और हम दोनों को तंग किया करते थे, और 17 साल उन्होंने खपाया है, क्योंकि आप भी निकल आए वहां से, मैं भी निकल आया उस इदारे से। लेकिन डॉक्टर साहब की बात जो है ना जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए, अगर देखें सियासतदान रही साहब क्या है, सियासतदान तो बिल्कुल सामने है आपके, उसने तो जो करना है ना, अगर उसने बेचारे ने 5 रुपए भी किसी से ले लिए ना, तो वो बाहर जाके उसका बंदा बता देगा जी 5 रुपए ले जाए, वो बता देता है। लेकिन हमारे इस केस में सियासतदान पे भी कुछ नहीं निकला, नवाज शरीफ पे क्या निकला, आसिफ जरदारी पे क्या निकला, ख्वाजा आसिफ पे क्या निकला, ख्वाजा साद रफीक पे क्या निकला, बाजवा साहब का तो निकला ना, वो पिज्जा निकल आया जी, पिज्जा निकल आया, हम मान लिया, लेकिन वो तो खा पी गए ना जी, हम तो खा पी के भूल भाल गए, खत्म हो गया। इसी तरह बात ये रही साहब, देखें अच्छा वैसे भट्टी साहब, कुछ लोग जो आसिफ बाजवा साहब, आपको पिछले दिन कोई सोशल मीडिया पे अफवाह थी कि वो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चले गए अपने बच्चों के पास, कुछ लोग इसको उससे भी जोड़ते हैं। ये साहब आप ये देखिए कि एक हमारे जनरल साहब हैं रिटायर्ड, उन्होंने बेचारों के मंसूब, उनसे एक ट्वीट मंसूब कर दिया या एक पोस्ट मंसूब हो गई कि कौन से दोस्त हमारे जो हैं माजी के जो अच्छे उहदों पे फायज थे, वो पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा जी मैंने तो ये कहा नहीं है, बाद में उनको कहलवाया गया या उन्होंने कह दिया, चले मान लिया। मामला रही साहब ये है कि सियासतदान जो है ना, वो बड़ा आसान प्रे होता है जो आप फेंकते हैं या बेट फेंकते हैं शिकार के लिए, हिरन के लिए हिरन बांध देते हैं, शेर को पकड़ने के लिए, मछली के लिए वो केचवा होता है या वो जो सुंडी सी होती है वो डाल देते हैं कुंडी पे ताकि मछली उसको लालच में आके फंसा। देखिए रही साहब, सियासतदान वही प्रे या बेट है या शिकार फेंकने का एक निवाला है, समझ ले, तर निवाला है, फौरी काबू आ जाता है। मुझे ये बताइए कि आज तक पाकिस्तान बने 73 साल हो गए, हम यही पीट रहे हैं लकीर कि जी फलां खा गया, अमीर मुल्क था पाकिस्तान के पास बहुत, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे अल्लाह की बड़ी रहमत है कि 73 साल से नहीं कहें, चले 50 साल से तो इसको लूट रहे हैं ना लोग, तो 50 साल से मुल्क चलता ही जा रहा है और आगे जा रहा है। तमाम तर खामियों के बावजूद, तमाम तर जो क्या कहते हैं करप्शन के बावजूद मुल्क आगे जा रहा है। अब ये जो मामला रिको डेक का है रईस साहब, ये मामला देखें, ये मेरा और आपका मामला है, ये अवाम का मामला है। इसको हुकूमत की बदनीति समझ लें, ना अहली, ज्यादा मैं कहूंगा, मैं बदनीति नहीं कहूंगा, मैं ना अहली कहूंगा। उसको पता ही नहीं है कि जिस मुल्क का वजीर आजम मोहतरम ये कह रहे 2.5 साल के बाद कि मुझे तो फलां चीज का पता नहीं था, पहले साल तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है मेरे साथ, जिन्होंने बताना था शायद उन्होंने नहीं बताया, दूसरे साल मुझे ये फील हुआ जी कि मुझे तो इसका पता ही नहीं चलना कि जी होता क्या, इकोनॉमी क्या होती है। हाँ, मैशियत का तो शायद उन्हें ना पता चले, लेकिन माशियात का उन्हें पता चल गया। माशियत का उन्होंने बता दिया था मैं कि जी वो सेमिनार में उन्होंने बताया था, वो इधर को चली गई है वो। अब रजी साहब बात ये है कि आपके लिए एक कानून है वो बहुत अच्छा है, आप अपने घर को सारा इलीगल करा के लीगल करा लें, वो बहुत अच्छा है। नहीं कानून पहले कानून बनवाते हैं फिर घर को इलीगल, और वो सिर्फ उस एरिया में, उस 350 कनाल के एरिया में लागू हो रहा है, उस इलाके में, और किसी का घर भी ऐसे ये सहूलत दस्तयाब नहीं है। वो सिर्फ उस एरिया के लिए मखसूस एक कानून, सारा कुछ पूरी हुकूमत उसको पास करा देती है। आप मुझे एक थड़ा घर के बाहर अपने बना दे जहां पे आप इस वक्त रिहाइश पजीर हैं ओवरसीज पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, मुझे एक थड़ा बार बना के बता दें और 24 घंटे में अगर वो ना गिरे तो मैं जनाब इधर, आप भी इधर, मैं भी इधर। होता यह रही साहब कि हमने इस मुल्क के साथ इंतहा दर्जे की ज्यादती की है और ज्यादती करते चले जा रहे हैं। अब ये रिकॉर्डिंग का मामला रही साहब बड़ा सिंपल था, आपने 4 लाइनें अंग्रेजी से लिखनी, आपको नहीं समझ आ रही, किसी दीवार से मशवरा कर लें, बुजुर्गों ने ये फरमाया है कि दीवार से मशवरा करके 4 लाइनें लिख के दे दें कि भाई हम इसके अंदर ये अवामिल हैं, हम इसके ऊपर ये चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन तहकीकात पिछली हुकूमत कर गई है, हम उसको आगे फर्दर कर रहे हैं कि क्या ये ठीक है, हमें मुनासिब वक्त दे दिया जाए। इन्होंने तो आज तक वो वजारत खजाना ने रईस साहब खत नहीं लिखा। यार मैं तो हैरान हूं कि अपोजिशन के लिए इतनी तहरीरें आती हैं, इस्लामाबाद प्रेस रिलीज फलां की तरफ से ये जारी हुआ, फलां करप्ट है, ये हो गया। मुख्तसर सिर्फ आखिरी बात यह रही साहब, आप
अपनी नीयत भी दुरुस्त करें, अपनी अहलियत को, ना अहलियत जो है ना वो ना मंजूर जो होता है ना जी, वो कोई चीज नहीं होती जी, ठीक है। मंजूर ही होता है। जी, तो ठीक। अहल होता है बंदा, अपने आप को साबित करता है। बिल्कुल ठीक है। 200 बंदों की आपने बात की, इनके पास मौजूद है, आप सारे एकदम सीरियस ठीक, हो जाते हैं। ठीक। 200 बंदे रईस साहब उनके पास मौजूद है, पाकिस्तान बिगाड़ने में उन 200 बंदों का ही हाथ है। हाथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सैयद साबिर शाह साहब, डॉक्टर साहिबा और असलान भट्टी साहब, आप तीनों साहब का बहुत शुक्रिया। वो शायर का शेर है, इस्लामाबाद के बड़े मशहूर शायर हैं, कि उनके चेहरे से कभी दिखाई नहीं देता नीयत खराब है कि तबीयत खराब है। तो हुकूमत से भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह आपको कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।